हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आप सबों के लिए एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वैकेंसी है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये वैकेंसी की प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड आपको जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है आने वाली जो है अगली वैकेंसी की अगली नोटिफिकेशन आपको जो है समय पे मिल सके दोस्तों। तो चलते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपको विशेष सर्वेक्षण जो कि अमीन का पोस्ट है, उसके लिए जो है 8,244 यहाँ पे वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षण कुल अमीन 8,244। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे विभिन्न जो पद है उन पद के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है। अमीन वाले पद में उम्र सीमा जो है आपकी वो थोड़ी सी कम रखी गई है, बाकी में आपकी जो है 37 साल तक रखी गई है। तो ये सारी बातें मैं आगे इस वीडियो में जो है आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बना रहना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, और ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी बीसी, और ये यहाँ पे पिछला वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से सीट है, और ये आपका जनरल का सीट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 722 सीट है। यहाँ पे एक जो है नोट आपको दिख सकता है, यहाँ पे जो दिया गया है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आपकी वैकेंसी जो है घट बढ़ सकती है। आशा करता हूँ कि ये वैकेंसियाँ जो है बढ़े, ताकि आपके लिए ये मददगार सिद्ध हो। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे इस वैकेंसी में और आगे देखते हैं और क्या। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या जो ये वैकेंसी आई है उसके अनुसार जो है 2/4 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को जो है 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या 25/26/1800, यानी कि यहाँ पे महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको जो है अलग से 35% का इसमें जो है आरक्षण मिलेगा। 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। तो ये सारी आरक्षण की बात है। ये इतना डिटेल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा सारी की सारी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको जो है इस नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। बाकी आप क्या करेंगे, अगर आपको और भी पूरे डिटेल से एक एक पॉइंट, तो मैं इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में पिन किए दूंगा। आप जो है वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसमें जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी मानदेय जो आपको जो पैसे जो मिलने वाले हैं एज सैलरी, उसमें क्या मिलने वाली है उसकी हम बात करते हैं। हाँ, इसमें जो है ये अमीन वाले जो पोस्ट की हम बात करेंगे, इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पोस्ट का क्या नाम है? पोस्ट का नाम है आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन। हाँ, आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आप सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री है तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। क्या है आपके लिए? सुनहरा अवसर है। मानदेय देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका 31,000, मानदेय जो है 24,202। ईपीएफ एंड ईएसआई सरकार का अंशदान इसमें जो है 2,797 रुपये जो है। मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट व्यय की पूर्ति जो है वो भी आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 12 माह के लिए, यानी कि 1 साल का जो है आपको देख सकते हैं 4 महीने के अनुसार कितना हो गया आपको 4,000 पर माह है ना। तो 48,000 लगभग 50,000 रुपये जो है यहाँ पे आपको दिए जाएंगे अलग से जो है व्यय किसके लिए? मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट व्यय के लिए। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि और क्या सारी बातें हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन
के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष 1 प्रतिमाह। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है, यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने रिक्वायर्ड रखी है। तो अगर यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जो है उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रतिमाह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जो मानदेय जो आपको मिलेगा उसके अलावे। और इंटरनेट व्यय जो है 400 रुपये प्रतिपूर्ति नियोजन की अवधि तक की जाएगी। ओके, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन क्या कहा कि स्वयं का लैपटॉप होना चाहिए, स्वयं का मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य है, तो आपको ये 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद आगे के वर्षों में मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 400 रुपये मानदेय तक ही प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे रखने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम एज की, कि एज क्या, उम्र सीमा क्या रखी गई है दोस्तों। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात कर रहे हैं पोस्ट की। इस पोस्ट में जो है आपकी उम्र सीमा ये यहाँ पे गिवन है। तो न्यूनतम आपकी जो है ये 18 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष। 1 जनवरी 2022, तो 1 जनवरी 2022 तक अगर आपकी उम्र सीमा जो है 18 वर्ष हो गई है तो आप इस पोस्ट के लिए क्या है कि एलिजिबल है। अब ये ओवरऑल यहाँ पे उम्र सीमा रखी गई है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं आपको आगे चलता हूँ तो वहाँ पे क्या है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। और अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पे, ये अधिकतम उम्र सीमा आपकी क्या है, ये अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देख सकते हैं। तो अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित लेकिन जनरल जो वर्ग है उनके लिए 37 है। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 40 वर्ष है। तो जनरल के लिए 40 वर्ष। और SC ST की बात करेंगे तो 40 वर्ष SC के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे जो है। तो SC ST OBC उनमें जो है आपको 3 साल से 5 साल तक की जो है आपको वृद्धि यहाँ पे अधिकतम आयु में देखने को मिल रही है। नियोजन की अवधि की बात करेंगे तो यहाँ पे नियोजन जो आपका होने वाला है वो कैसे होने वाला है, क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपकी जो नियोजन होने वाली है, जो नियोजन अवधि इसमें है, ये क्या है आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी नहीं होने वाली है, आपका नियोजन बेस्ड है। और ये नियोजन कब तक के लिए होगा, तो ये 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। विज्ञापन में वर्णित, चलिए मैं आगे चलता हूँ। विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्ति के चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची की प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य होगा। तो यहाँ पे विज्ञापन में जो जितना भी सीट है 8,000 सीट है, तो यहाँ पे जो है 24,000 विद्यार्थियों को जो है काउंसलिंग के लिए क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। अब उसमें से कितने लोग जो है रिक्त चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को, इसमें वेटिंग लिस्ट के रूप में भी जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की भी बात की गई है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, ये तो काउंसलिंग हो गई और 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन इन 3 गुना लोगों में से जो है कैसे उनका सिलेक्शन किया जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है नियोजन अवधि आपको क्लियर हो गई कि ये 31 मार्च 2024 तक के लिए मानदेय होगा। फिर आवश्यकता पड़ने पे इसको बढ़ाया जा सकता है। विज्ञापन में वर्णित 3 गुना वैकेंसी नहीं, जितने भी वैकेंसी है उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये सारी बातें हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस पे। मैट्रिक और डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर, मैट्रिक और प्रतिशत प्राप्तांक के आधार अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा में अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची में। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक और डिप्लोमा में जो आपके प्राप्तांक है उसके आधार पे मैट्रिक के जो है अधिकतम 10 अंक का वेटेज मिलने वाला है
एंड डिप्लोमा में जो है अधिकतम 90 अंक का वेटेज आपको मिलने वाला है। इस आधार पर जो है आपकी मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट का निर्माण, चयन की प्रक्रिया की जाएगी। निम्न उदाहरण से समझा जा सकता, यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, ठीक है, और डिप्लोमा में 70% है, तो यहाँ पे इसका 10% वेटेज यानी कि 80 का 10% कितना होता है 8, और डिप्लोमा का 90% यानी कि 63। तो 63 और 8 मिलके जो है ये आपका क्या बनेगा, फाइनल मेरिट। अर्थात आपको फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पे जो है 71 अंक दिया जाएगा। तो इससे से आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिप्लोमा में आपके जितने मार्क्स हैं उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने के लिए, क्योंकि मैट्रिक का जो वेटेज है वो मात्र 10% है, बट आपके डिप्लोमा का वेटेज क्या है, वो 90% है, 90% है। तो जितने आपके डिप्लोमा में अधिक मार्क्स है उतना आपको जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट बनने में आपको मदद मिलने वाली है। कि यहाँ देख सकते हैं कि 80% है तो वहाँ पे 8 ही अंक जो है आपके फाइनल मेरिट में, लेकिन अगर आपके 70 भी है डिप्लोमा में तो उसका 90% यानी कि 63 अंक जो है आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। चलते हम एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशंस की क्या डेट है उसके बारे में बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो देख सकते हैं आवेदन दिनांक जो है 21 अक्टूबर से, और यहाँ पे क्या है कि 16 नवंबर के 11:59 अपराह्न तक यानी कि रात के 11:59 तक ये आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको जो है आवेदन के लिए किसी तरह का जो है कोई शुल्क नहीं रखा गया है। तो अगर आपने जो है डिप्लोमा किया है, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई फ़ी लग नहीं रहा है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो, और आपके पास अगर आपका अपना कंप्यूटर और मोबाइल है तो उसके लिए मान लीजिए कि जितने टाइम का सर्वे है और ये वैकेंसी निकाली जा रही है, इसका एक कि अभी जो डिजिटल जो सर्वे होने जा रहा है ना, डिजिटल सर्वे जो आपका होने वाला है, जो आपका कृषि से संबंधित, उसके लिए निकाली जा रही है। और मानदेय जो है आपका लगभग 25,000 के आसपास है। उसके अलावा क्या है कि आपका जो है अगर 1 साल के लिए है मैं मान लेता हूँ तो लगभग 4,000 रुपये जो है आपके क्या मिल रहे हैं हर एक महीने के, आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के इंटरनेट वगैरह के खर्चे के दिए जा रहे हैं। तो लगभग आपको जो है 30,000 के आसपास आपको मिल रहे हैं, और ये 1 साल के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये पहला 1 साल जो है आपको प्रत्येक महीना 4,000 रुपये, यहाँ पे आपने ऊपर देखा नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिखा हुआ था, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। विज्ञापन के शर्त से संबंधित अधिकार जो है सारे के सारे जो है वो निदेशालय के पास है। अब यहाँ पे वेबसाइट गिवन है कि इस वेबसाइट पे जाके जो है आप विभागीय, ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in/IRC पे देखी जा सकती है। और भी आपको अगर डिटेल देखना है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने में उसमें क्या क्या चीज़ जो आपकी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई भी यहाँ पे हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर सबमिट करने से अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज किया गया है कि नहीं। तो इसको जो है आप अच्छे से देख लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड, फ़ोटो सिग्नेचर, सारी चीज़ें आपने सही से की है कि नहीं। नेक्स्ट क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो भी ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा है और आपसे कोई गलती हो गई है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि वहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में रेक्टिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, और वो 4 दिन का दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फाइनल फॉर्म सबमिट दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है कोई रेक्टिफिकेशन, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो 4 दिन का जो एक्स्ट्रा आपको रेक्टिफिकेशन का दिया जाएगा वहाँ पे जो है आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन विंडो केवल भूल सुधार के उद्देश्य से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नए आवेदक, हाँ ये भी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा गया है कि रेक्टिफिकेशन वाला जो एक्स्ट्रा जो ये दिया जाएगा अंतिम तिथि के पश्चात, इसमें आप जो है अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस अवधि में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं।
ये उन कैंडिडेट के लिए होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। मान लीजिए कि आपने अंतिम तिथि में फॉर्म फिल किया है और कुछ गलतियां आपसे हो गई है, तो उस गलतियों में सुधार के लिए ये आपको 4 दिन का रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, ना कि नई एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलता हूँ मैं आगे वीडियो में। काउंसलिंग के बाद यहाँ पे की जा रही है कि अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्य के अतिरिक्त कोई अन्य नया तथ्य नहीं होगा, जो भी यहाँ पे बातें की गई है। अब ये हो गया आपका किसके लिए, तो जो आपका फर्स्ट जो था विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, जिसमें कि कुल आपकी 8,000 प्लस सीटें थी और उसमें उम्र सीमा आपकी 18 से 37 थी। अब हम बात करेंगे दूसरे पोस्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है वेरियस पोस्ट है, तो फर्स्ट पोस्ट की बात कर ली, उसकी योग्यता की बात कर ली। अब यहाँ पे दूसरा जो आपका पोस्ट है ये है आपकी विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कुल पद, और ये पद आपका जो है मात्र 758 है। यहाँ पे देखते हैं सीट्स की क्या बात है। चलिए सीट्स में एक बार जल्दी से SC ST 157 7, EBC की बात करेंगे, BC की बात करेंगे, और यहाँ पे जो जनरल जो सीट है वो आपकी कुल कितनी सीट है, तो 302 है। यहाँ पे भी एक बात लिखी गई है जो कि पीछे लिखी गई थी कि आपकी सीट्स की संख्या जो है वो क्या हो सकती है, तो वो घट बढ़ सकती है। तो चलिए आगे है, और बाकी जो आरक्षण की बात करेंगे महिला आरक्षण की, वही है यहाँ पे 35% जो पीछे जो थी, तो वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आरक्षण जो है राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार मानदेय की बात करेंगे, और इसमें क्या है कि मेन जो है आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो है 2 वर्ष का जो है आपको न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। तो ये है आपकी योग्यता। यहाँ पे मानदेय जो है वो क्या है आपका 36,000 जो है यहाँ पे। तो मानदेय यहाँ पे जो है क्या है कि आपका जो आपका अमीन वाले पोस्ट से क्या है कि आपका अधिक है। ओके, हाँ, बट और यहाँ पे आपका EPF वगैरह भी जो है आपका जिस टाइम पीरियड के लिए आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी, नियोजन जो है उस टाइम के लिए आपकी EPF जो है लगभग 2,797, वहाँ पे भी ये एक ही था, 3,000 के आसपास आपका EPF बन रहा है। मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट व्यय की पूर्ति के लिए यहाँ भी प्रथम 1 साल के लिए जो है आपको 4,000 रुपये जो है व्यय की आपूर्ति प्रति माह के रूप में की जाएगी। न्यूनतम कार्य अनुभव और अभियुक्ति के आधार पर प्रत्येक अतिरिक्त कार्य का अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा। तो ये जो आपका ये कार्य अनुभव जो पूछा जा रहा है, तो ये जब आपकी अभियुक्ति होगी, जब आपकी अपॉइंटमेंट होंगी, तो यहाँ पे जो आपका मेरिट बनेगा उसमें ही काम आने वाला है कि प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के अनुभव के वर्ष के लिए जो है 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा, कि आपकी एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 से 20 अंक जो है आपकी मेरिट सूची में आपको ऐड होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या है कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 और अधिकतम उम्र सीमा वही 37 वर्ष है। नियोजन की अवधि वही जो है आपकी क्या है आपकी समान है। यहाँ पे भी नियोजन की अवधि आपकी वही 31 मार्च 2024 तक ही मान्य है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/2024 तक प्रभावी रहेगा, कि वेटिंग लिस्ट जो है वो जब तक इसकी नियोजन की अवधि यहाँ पर लिखी गई है 31 मार्च 2024, उस बीच में जो है जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो अगर आपकी वेटिंग लिस्ट में है तो आपको बुलाया जा सकता है। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। वहाँ पे प्रोसेस क्या था अमीन वाले में, आपका 10% वेटेज था आपके मैट्रिकुलेशन वाले का, और क्या था आपका 90% जो आपका वो डिप्लोमा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैट्रिक डिप्लोमा। अनुभव के लिए जो है आपको 5 से अधिकतम जो है 20 अंक, ये हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आगे चलते हैं। अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% है, डिप्लोमा में 70% है। यहाँ भी सेम बात है, क्या है आपका नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक वाले में 10%, वहाँ पे तो कोई आपको अनुभव खोज नहीं रहा था। डिप्लोमा वाले में 70%, तो मैट्रिक में अगर आपके 80% है तो 8 अंक यहाँ पे होगा। डिप्लोमा में अगर आपका 70% है तो 70 का 70% यानी कि 49 अंक आपके यहाँ से हो गए। 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव के लिए जो है आपको कितना मिलने वाला है,
हर एक साल के लिए आपको कम से कम जो है 5 अंक, तो 10 अंक यहाँ से मिल जाएगी। इस प्रकार आपका जो वेटेज हो जाएगा 67 हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि वही है आपका 21 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक। तो ये था आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब पोस्ट की बात करेंगे फिर अगले पोस्ट की। तो यहाँ पे आपका विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात की गई। इसका मतलब ये आपका क्या है, क्लर्कियल पोस्ट है। यह आपका क्लर्क की पोस्ट है, ये आपकी क्लर्कियल पोस्ट है। यहाँ पे कुल सीट जो है आपकी 744 है। जब हम बात करेंगे यूआर की तो 313 है, ईडब्ल्यूएस की 74 है, एससी की 113 है, एसटी की 6 है, ये आपकी ईबीसी है और ये आपकी जो है बीसी है। तो ये सारी पोस्ट आपकी दी गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब बात करेंगे हम महिला रिजर्वेशन की तो वही क्राइटेरिया है 35% वाला, वही जो था हर एक पोस्ट के लिए। तो हर एक पोस्ट के लिए क्राइटेरिया जो है रिजर्वेशन की लगभग क्या है कि समान है। डिफरेंस क्या है, बस पोस्ट, उसकी योग्यता और उसकी मानदेय। मानदेय जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लर्क वाले में, तो क्लर्क वाले में आपका मानदेय क्या है 25,000। यहाँ पे एक चीज़ जो है आपकी जो ईपीएफ था उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। विशेष सर्वेक्षण क्लर्क न्यूनतम योग्यता यहाँ पे स्नातक है। तो अगर आपके पास कोई भी जो है अलग से डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें तो वैकेंसी बहुत कम है, तो उसके लिए भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। क्या आपको कोई फ़ी लग रहा है फॉर्म फिलअप करने में? नहीं, तो आप फिल कर सकते हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो। बाकी मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ तो बताता हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, हाँ, इस क्लर्क वाले पोस्ट में जो है जिसकी न्यूनतम आपकी उम्र सीमा है वो रखी गई है 21 वर्ष। ऊपर वाले दोनों पोस्ट में कानूनगो और अमीन में 18 साल। अधिकतम क्या है आपकी समान है जनरल के लिए, जनरल वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 37 है। और बाकी जो है वो वही है जो कि पीछे जो है स्लाइड्स में जो थी दूसरे पोस्ट के लिए वो सारी की सारी सेम है। चलिए आगे चलते हैं। नियोजन की अवधि भी आपकी क्या है कि वो समान है, 31 मार्च तक है। और विज्ञापन में वर्णित जो है अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग के लिए वो सेम है आपका, 3 गुना की संख्या भी यहाँ पे भी आपको जो है बुलाया जाएगी। काउंसलिंग के बाद 31 मार्च, तो बाकी चीज़ें आपकी समान है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपकी, ये सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है आपकी ये सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र पोस्ट है जहाँ पे क्या है कि आपको जो है किसी तरह की कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। यहाँ पे आपका बस स्नातक डिग्री है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी मैट्रिक, इंटर, स्नातक और आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किया है तो उसमें प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आपका मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक, स्नातकोत्तर के लिए आपका जो है यानी कि 10 अंक का वेटेज है। इसका मतलब अगर आपका 100 अंक की बात करें जिस पे मेधा सूची बन रहा है तो मैट्रिक वाले में आपके जितने प्रतिशत है उसमें से जो है उसका वेटेज कितना रहने वाला है, तो 10% का आपका रहने वाला है वेटेज। कितने का रहने वाला है आपका वेटेज मैट्रिक वाले में से? 10% का रहने वाला है। देख सकते हैं मैट्रिक में अधिकतम 10 अंक, यानी कि अगर आपका 70% है तो 7 अंक यहाँ से मिलेगा आपकी मेरिट लिस्ट में। इंटर में आपके जितने अंक है उसके 15% वेटेज रहने वाला है। और सबसे अधिक वेटेज आपका जो है, जो कि यहाँ पे पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन। दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए भरें, क्योंकि आपकी जो मेरिट सूची है, जो मेधा सूची है, वहाँ पे इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स का, स्नातक के मार्क्स का 70% तक वेटेज है। टोटल जो आपका आउट ऑफ 100 जो है 70 अंक क्या है कि आपके ग्रेजुएशन से जो है यहाँ पे अगर आपके ग्रेजुएशन में 70% है तो मेरिट लिस्ट में जो है आपको 49 जो नंबर तो है अंक वो आपको ग्रेजुएशन से ही यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। 10% का वेटेज मैट्रिकुलेशन का, 15% का वेटेज क्या है आपका इंटरमीडिएट का,
और 70% का वेटेज क्या है आपके ग्रेजुएशन का। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उसके लिए भी आपको जो है 5% का वेटेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले जो किए होंगे उसको वेटेज मिलेगा, हाँ, बट उसकी वेटेज मात्र 5%, 5 अंक की है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे अंक से किया है, अगर आपने पीजी नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज देख सकते हैं आपका 70% तो ग्रेजुएशन का ही है। तो अगर आपने यहाँ पे और इधर मैट्रिक और इंटर में अच्छे अंक आपके हैं तो आपके जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में, मेधा सूची में नाम आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब ये कितना परसेंटेज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैट्रिक में परसेंटेज के आधार पर 10% है, सपोज यहाँ पे 80% है मैट्रिक में, तो ये जो है क्या होगा आपके 8 अंक तो आपको यहीं से बन जाएंगे। इंटर में आपका 70% है तो 10.5, क्योंकि 15% का यहाँ पे वेटेज है। ग्रेजुएशन में आपके 60% है तो 42 हो गए। और अगर आपके जो है पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्नातकोत्तर में अगर आपके 50% भी है तो 2.5 नंबर यहाँ से मिल गए। इस तरह से टोटल आपके 63 अंक जो है आपके बन रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पे जो है एक सूची तैयार की जाएगी और उसमें क्या है कि 3 गुना जो छात्र जो है उसको बुलाया जाएगा नियोजन के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें वही है, आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है, वही एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो वगैरह की बात सब वही है। यहाँ पे भी हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है रेक्टिफिकेशन विंडो वो क्या किया जाएगा आपका 4 दिन के लिए आपकी वो ओपन रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। ये पोस्ट है आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। कुल पोस्ट इसके लिए क्या है, तो कुल पोस्ट इसके लिए है 355 पोस्ट है। सीट्स की बात कर ले, SC 57, 4, EBC, BC, जनरल एंड EWS, ये आपकी कुल सीट है। सीट आपकी बार बार लिखी जा रही है कि रिक्तियों की संख्या क्या हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इस पे आप यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी चांस है कि ये बढ़े। रिजर्वेशन का वही क्राइटेरिया है, महिलाओं के लिए 35%, बाकी सारी की सारी। तो हम मेन बात क्या हमको करना है कि बस न्यूनतम योग्यता क्या है और मानदेय क्या है। इस पोस्ट की मानदेय क्या है कि सबसे अधिक है खास करके, बट इसमें एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी है कि जो होना ज़रूरी है। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आ गई कि 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसका मानदेय देख सकते हैं आपको 59,000 है यहाँ पे। EPF जो है यहाँ पे सेम है जो कि आपका कानूनगो वाले में और अमीन वाला पोस्ट में था, और ये आपका EPF जो है क्लर्क वाले पोस्ट में नहीं था। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट जो है कि व्यय पूर्ति नहीं था, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा मोबाइल और लैपटॉप के, इसलिए आपको ये मानदेय नहीं है। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे उसके लिए आपको मोबाइल और लैपटॉप को व्यय के लिए 4,000 रुपये हर एक महीना के अनुसार आपको 1 साल के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन क्लर्क वाले पोस्ट में किसी तरह का आपको कार्य अनुभव जो है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं पूछी जा रही थी। बाकी जो भी वर्क एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है उनमें जो है वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे आपको हर एक 2 साल के लिए, आपने 1 साल का अनुभव है तो वहाँ पे आपको 5 अंक, और 2 साल के लिए है तो 10 अंक, यानी कि 5 से आपके 20 अंक। कहने का मतलब क्या है कि 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव यहाँ पे किया जा रहा है, तो 2 वर्ष का तो होना ही चाहिए। सपोज आपके पास जो है आपने जो है 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 2 × 5 यानी कि 3 मार्क्स जो है वो आपके मेधा सूची में ऐड होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास 4 साल का अनुभव है तो आपके जो है वो मेरिट लिस्ट में कुल 20 नंबर जो है आपके ऐड होने वाले हैं। तो इसके कहने का ये मतलब था। शायद आपको ये बातें समझ में आई गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उम्र सीमा जो है क्लर्क वाले पोस्ट में, और ये जो हमारी पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो है, यहाँ पे जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है इन दोनों पोस्ट में 21 रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा प्रत्येक पोस्ट के लिए आपकी समान ही रखी गई है।
और नियोजन की प्रक्रिया में हर एक में जो है आपको 3 गुना अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। पैनल की प्रतीक्षा सूची और अंतिम जो तारीख नियोजन जब तक आपको इसमें कार्यभार दिया जाएगा, वो कार्य का वो समान है, 31 मार्च तक है। चयन प्रक्रिया जो है, जो वो अंतर है उसमें क्या क्या अंतर है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चयन प्रक्रिया सब सारी क्या है उसमें अंतर है कि उसमें जो चयन प्रक्रिया के लिए आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और चयन प्रक्रिया का ये प्रोसेस जो है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बनता है ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो, आप डिसाइड कर पाए कि हाँ आपके कितने जो है चांसेस बन रहे हैं कि आपकी मेरिट सूची में आपकी लिस्ट बनने वाली है कि नहीं। तो ये हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया इस पोस्ट में। तो स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 अंक 10% वेटेज है, इंटर के लिए 15% वेटेज है, स्नातक का जो है आपका 50% वेटेज है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि यहाँ पे जो है आपका सामान्य स्नातक की बात नहीं की गई है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसका वेटेज जो भी आपके अंक होंगे उसके जो है 50% अंक जो है यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मेरिट लिस्ट में आपको जो है ऐड होने वाले हैं। ठीक है। देख सकते हैं स्नातक के लिए अधिकतम 50 अंक, स्नातकोत्तर अगर पीजी किया है तो यहाँ पे भी 5% और कार्य अनुभव का जो है हर एक साल के लिए 5 अंक ऐड किए जाएंगे। अब इसमें परसेंटेज का क्या है मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आपको पता है मैट्रिक के जितने उसका 10% आपका 60 अगर आ रहा है मिनिमम, अगर मैट्रिक में तो 6 अंक वहाँ से, अगर 80% हो तो 10 अंक वहाँ से, इंटरमीडिएट का जो अंक है उसके 15%, स्नातक के आपके जो अंक है, मान लीजिए कि स्नातक में आपके 80% बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 80% बन रहे हैं 80, तो यहाँ पे जो है 40 मार्क्स का यहाँ पे आपको वेटेज मिलने वाला है, ये फाइनल मेरिट में कितने का, फाइनल मेरिट में, क्योंकि वहाँ पे 50% जो है इसका वेटेज है। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन की डिटेल्ड वीडियो, मैंने आपको डिटेल्ड इस वीडियो में सारी बातें बता दी है। तो दोस्तों और ये फॉर्म अगर एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप भरिएगा। है तो ये नियोजन वाली पोस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं है, फिर भी अगर अभी तक जो जॉब की रिक्वायरमेंट है जिनको, उनके लिए ये अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी है, और हो सकता है कि फ्यूचर में जो है आपको मौका मिले कि और टाइम के लिए आपको ये पोस्ट जो है वो बढ़ा दिएगा। अभी 31 मार्च 2024 के लिए है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अमीन वाले पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जो मानदेय आपकी है उसके साथ आपके कंप्यूटर खर्च के लिए जो है अलग से आपको 4000 रुपये हर एक महीने के मिल रही है, आपके ईपीएफ भी बन रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है इस चैनल पे इसी तरह से बने रहे ताकि आपको मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अगली वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।